नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज का जो हमारा सत्र है वो है हाउ टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित करना है, इसके बारे में कुछ विचार जो हैं सी रंगराजन जी के, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। सी रंगराजन कौन है? सी रंगराजन, आपने काफी नाम इनका सुना भी होगा। ये भारत के भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ भूतपूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होती हैं। तो मतलब ये इंसान अपने आप में बहुत सक्षम है एंड ही एग्जैक्टली नो व्हाट ही ट्राइंग टू से, राइट। तो इनके विचार को जरा सुनते हैं कि इनके क्या व्यूज हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। हाउ टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सेंटर स्टेट रिलेशन से भी रिलेटेड है, जानेंगे। सबसे पहले इन्होंने पूछे हैं 5 सवाल सरकार से, आपसे, मुझसे, हम सब से, क्योंकि हम सब मिलकर ही इंडिया बनते हैं। तो इन्होंने 5 सवाल हमसे क्या पूछे हैं? हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2021। इसको हम देखेंगे कि 2020 में भारत की जो अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। 2021 में हम क्या एक्सपेक्ट करें, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए आने वाले महीनों में और इसकी कमेटी को लेकर। उसके साथ साथ अभी बजट कुछ दिनों में हाल ही में आ जाएगा, उसके क्या मेन एजेंडाज रहेंगे, उनके फोकल पॉइंट्स क्या रहेंगे। और साथ ही साथ जो अब एक ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेके जो बहस छिड़ी हुई है, ग्लोबलाइजेशन और जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसीज हैं, उस पर क्या सिनेरियो रहेगा और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से ये अफेक्ट करेंगी। तो ये सब 5 मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है कि अब तो साल खत्म होने के कगार पर है और इस बार, इस साल, ये साल इतिहास में अपने आप में जो है ना एक छाप छोड़ जाएगा कि 2020 2020 ये याद किया जाएगा इतिहास में। ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे कारण हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके, तो हम सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके ही बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ इकोनॉमिक चीजों को भी देखेंगे, क्योंकि इस बार जो हमने इकोनॉमिक क्राइसिस देखी, वर्ल्ड में देखी, इंडिया में देखी, हर जगह देखी, उसका जो कारण था वो कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं था, वो एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर था। और वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन था? कोविड-19। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन होने के कारण सारे काम ठप हो गए, इकोनॉमी एकदम से चक्का जो है वो रुक गया। इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी इज बेसिकली अ कॉन्फिडेंस। वो जो इकोनॉमी का साइकिल है, अगर वो घूमता रहा तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, वो रुक गया तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस समाप्त हो चुका, ये साफ पता चलता है। आरबीआई ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, एलटीआरओ आपने नाम सुना होगा, वो भी विफल रहा। तो एलटीआरओ 2.0 लेके आए, वो भी विफल रहा, राइट। तो ऐसे बहुत सारी कोशिश की गई कि इस चक्के को चलाने की, लेकिन सरकार इस चक्के को चलाने में नाकामयाब रही। फिर फिगर्स आए, क्योंकि जब मार्च में लॉकडाउन लग गया, 23 मार्च जब ये लॉकडाउन लग गया, तो फिर फिगर आने लाजमी थे कि फिगर जो है वो बहुत ही खराब ही आएंगे। लेकिन हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा कि -23.5 और फिर सेकंड क्वार्टर के फिगर्स आ गए माइनस का 7.5%। इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, लेकिन -23 की अपेक्षा में -7.5 कहीं ना कहीं बेहतर दिखता है। तो आज हम जो सिर्फ बातचीत करेंगे वो सिर्फ एक पॉजिटिव आउटलुक के ऊपर बातचीत करेंगे, नेगेटिव बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव बातचीत में कुछ रखा भी नहीं है, पॉजिटिव बातचीत करते हैं कि कैसे हम भारत की अर्थव्यवस्था को लेके आए, क्योंकि इकोनॉमी जो है अब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो इसके लिए कुछ सुझाव है सी रंगराजन की तरफ से, पूरे उनके विचार मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप इससे अगर असहमत हैं तो आप असहमति जता सकते हैं। आपको जो भी कहना है, आपका जो भी आइडिया है, आप कमेंट थ्रेड में लिखें। अगर आपसे इस चीज से पूर्ण रूप से सहमत हैं तो वो भी जाहिर कर दें कि यस सर, वी आर कंप्लीटली एग्री विद मिस्टर सी रंगराजन। तो चलिए इतने बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल को सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला परफॉर्मेंस की वो बात करते हैं। 2020 में परफॉर्मेंस कैसा रहा भारत का? तो भारत का परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं। रिडक्शन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जीडीपी एट 2011 प्राइसेस इन 2020, यानी इसके कंपैरिजन निकाला गया है एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019। तो 11,15,889 करोड़ का जो है रिडक्शन रहा, यानी कि 11,15,879 करोड़ ज्यादा आए थे फर्स्ट क्वार्टर में 2019-20 के एज रिलेटिव टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, जो कि कितना है? 7.66% था 2019 जीडीपी के। If the Indian economy at least maintains the second half of GDP in 2020 at the level of previous year, यानी कि जो क्वार्टर थर्ड के जो आंकड़े हैं, अगर क्वार्टर थर्ड के आंकड़े 2020 के 2019 के आंकड़ों के बिल्कुल समान पे ही रहे, अगर वो बिल्कुल सेम ही रहे, अगर वो मेंटेन कर गया
द फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन कैन बी लिमिटेड टू 7.7%। तो पूरे साल का जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना वो माइनस का 7.7% आएगा, राइट। तो 7.60% से ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये है सी रंगराजन जी का कहना, जो उनके डेटा फैक्ट्स और जो उनकी चीजें हैं। इफ जीडीपी इंक्रीज एट लिस्ट इन Q4, अगर जीडीपी Q3 में नहीं अगर होती है, Q4 में आके होती है, मान लीजिए Q3 में नहीं अचीव कर पाए, Q4 में कर गए, तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन जो है 2020 का 6 से 7% की रेंज में आप रहेंगे। या फिर इन अ वर्स्ट सिनेरियो, जो सी रंगराजन जी का कहना है कि 7 से 8% के कॉन्ट्रैक्शन में हम रहेंगे, जो कि स्टिल बेटर है, क्योंकि आईएमएफ ने जो फोरकास्ट किया है इस साल के लिए वो माइनस का 10.3% किया है। तो उसके लिहाज से तो ये काफी बेटर है, राइट। तो ये है परफॉर्मेंस भारत की। और अब वो एक आशंका जता रहे हैं, वो एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं इस पे कि Q3 या Q4 में 2019-20 की अपेक्षा जो है वो मेंटेन सेम रहना चाहिए। अभी मैं आपको सारे आंकड़े भी दिखाऊंगा। देयर आर सम पॉजिटिव साइंस। अब वो किस बिना पे ये कह रहे हैं कि 7 से 8% आएगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव साइन आए हैं, प्राइवेट सेक्टर में आए हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2020, इंप्रूव्ड आउटपुट ऑफ कोल, स्टील एंड सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना, तो ये सब में काफी एक अच्छी तेजी दिखी है। सो दैट्स वाई वो ऐसा कह रहे हैं कि 7 से 8% का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। हालांकि आईएमएफ ने क्या प्रेडिक्ट किया है, माइनस का 10.3%। ये आप ध्यान रखिएगा, रिवाइज एस्टिमेट्स आते रहते हैं, कुछ आंकड़ा अगर इधर उधर हो जाए तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और जताई है कि कुछ चीजों को, कुछ सेक्टर्स को ग्रो करने की जरूरत है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर तो थोड़ा बहुत ठीक कर रहा है, लेकिन जैसे कि आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, ये पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, राइट। तो इसको अब रिवाइव करने की जरूरत है, इसको अब उठाने की जरूरत है। और इन सब पे काम कौन कर सकता है, इन सब पे काम गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि सरकार माई बाप होती है, राइट। गवर्नमेंट इज माई बाप, हम सबको मालूम है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला बिंदु तो क्लियर कि परफॉर्मेंस कैसी रही, उतनी नहीं थी, सबकी हालत खराब थी, मालूम था गिरेगी, इकोनॉमी डाउन होगी ही होगी, ये सबको मालूम था। ले ऑफ्स भी बहुत हुए, बहुत लोगों के रोजगार चले गए। लेकिन अब इन सब चीजों को, बातों को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि साल खत्म हो रहा है और अब एक नए साल में है, तो हम अब ये उम्मीद करते हैं कि साल के खत्म होते होते तक जो आंकड़े आए, उस आंकड़ों के तहत भारत की जो इस साल की जो जीडीपी है वो 7 से 8% के बीच में कहीं ना कहीं रहे। आईएमएफ के आंकड़े को गलत करने की कोशिश की जाए, राइट। और इसमें पूरा योगदान किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। कैसे रहेगा आगे देखते हैं। पहले कुछ आंकड़ों पे आते हैं। जैसे अब कंपैरिजन कर रहे थे तो 2019 और 20 के आंकड़ों में आप देखिए, प्रोडक्शन ऑफ कोल को देखिए आप, 2.6 था, कितना हो गया, माइनस का 15.0। यहां सारे आंकड़े देखिए आप, क्रूड ऑयल देखिए, सीमेंट को देखिए आप। हालांकि ऐसा बोला जा रहा था कि लॉकडाउन में सीमेंट के जो सीमेंट इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो हो रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि रूरल इंडिया में, जिसे बोला था ना डिजिटल इंडिया टू डिजिटल भारत, कि इंडिया को अब भारत बचाएगा, तो रूरल इंडिया में उसकी डिमांड थोड़ी तेजी हो गई थी, लेकिन फिर भी नेगेटिव में ही रहा। कंजम्पशन ऑफ स्टील, ये आप देख सकते हैं, लोहा इस्पात, ये तो साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल चीज़ें सारी बंदी थी। उसके बाद टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, सेल्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, किसी ने खरीदा ही नहीं, ये देख सकते हैं। यहाँ से पता चलता है कि क्या सेंटिमेंट्स एंड क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, कि कहाँ 9.5 माइनस का और कहाँ 84.8, मतलब जो खरीदना भी चाह रहे थे वो भी नहीं खरीद पाए। अच्छा, साथ साथ कुछ और चीजें और बताई गई, जैसे कि कई लोगों ने ये बोला कि दिवाली में जो शॉपिंग हुई है तो खूब जबरदस्त हुई है, तो इकोनॉमी कहाँ डाउन है। तो कई ऐसे एनालिस्ट का कहना था वो इसलिए दिवाली में शॉपिंग जबरदस्त हुई है क्योंकि कई जो अपर क्लास वाली जो फैमिलीज होती हैं वो हर साल कहीं ना कहीं का टूर प्लान करती है, लेकिन इस साल तो सब चौपट हो गया। कुछ लोग घर में ही रहे, नहीं जाना भाई बाहर, नहीं कहीं जाएंगे, तो उन्होंने वो सारा पैसा जो उनका बच गया, जो वो एक तरीके से एक टूरिज्म पे खर्च करते थे, वो सारा का सारा शॉपिंग में चला गया। सो दैट्स वाई वहां पे वो उछाल देखा गया। ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट का कहना है। अगर आप लाइव मिनट वगैरह के अखबार अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा। कार्गो हैंडल्ड एट मेजर सी पोर्ट्स, कार्गो हैंडल्ड एट एयरपोर्ट्स, पैसेंजर हैंडल्ड एट एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स को तो आप देख ही लीजिए कि कहाँ -0.6 और कहाँ -94.1। रेलवे भी बहुत बुरी हालत में। जी हाँ, रेलवे को लेके एक नया प्लान अभी आया है, डिस्कस करेंगे फिर कभी आपके साथ। अभी हाल ही में 1-2 दिन की खबर है, रेलवे को लेके कुछ नए प्लान्स अभी जारी किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो पैसेंजर किलोमीटर्स आप देख सकते हैं रेलवेज में, और साथ ही साथ आईआईपी को आप देख लीजिए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मेटेलिक, फूड आर्टिकल्स को आप देखिए, राइट, मिनरल्स आप देखिए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स देखिए, और ऑल कमोडिटीज आप देख सकते हैं लगभग लगभग।
ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मैंने आपको दिखा दिए कंपैरिजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सी रंगराजन जी ने अपने ही लेख में, अपने आर्टिकल में इसका कंपैरिजन किया है, राइट। तो वही मैं आपके लिए लेके आया था एक फिगर। अब आगे चलते हैं। अब उनका आगे जो क्वेश्चन था वो था कि हम 2021 में क्या एक्सपेक्ट करें। तो सी रंगराजन जी का कहना है कि अगर आपको ट्रैक पे आना है, क्योंकि देखिए 2020 तो हो गया खराब, अब सी रंगराजन जी कह रहे हैं कि 2020 में आपकी ग्रोथ है -8%। जी बिल्कुल सही। अब आपको इसको नल करना है, नल करना है तो वापस ट्रैक पे आता है, मतलब कि आप ऐसे चल रहे थे 2019 तक, ये आगे जाना था लेकिन आप ट्रैक से भटक गए। अब आपको वापस अगर इस ट्रैक को आगे पकड़ना है तो आपको वापस इस ट्रैक पे ऐसे आना पड़ेगा। ये ट्रैक पे आने के लिए, क्योंकि ये तो हो गया 2020, अब ये 2021 आपको ट्रैक पे आने पे लगेगा। तो 2021 में आपको कितने की ग्रोथ चाहिए? 8% मिनिमम बोला है उन्होंने। दिस इज मिनिमम। मिनिमम 8% ग्रोथ रेट इज रिक्वायर्ड इन 2021 टू कंपनसेट द 2020 लॉस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस सिंपल मैथ सबको मालूम है, कट गया तो वापस हम फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। और फिर 2022 से, समझ रहे हैं आप, 2022 से हमारी चीजें बिल्कुल शुरुआत से, ग्राउंड जीरो से, फिर स्क्रैच से हमें शुरू करना पड़ेगा और फिर हमें आगे खींचनी पड़ेगी गाड़ी। तो सरकार के लिए बहुत ज्यादा टफ काम है ये। फैक्टर्स विच मेड दिस ग्रोथ रेट पॉसिबल। अब 8% का ग्रोथ रेट आपको चाहिए, तो अब ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुछ टंगा हुआ है और तोड़ लिया, कोई फूल है और तोड़ लिया, हो गया 8% का ग्रोथ रेट, ऐसे तो नहीं है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स आपको लगेंगे। कैसे कैसे? सबसे पहले प्री कोविड स्टेट ऑफ नेशन, नॉर्मलसी आपको लानी पड़ेगी। जो सेंटिमेंट्स थे मार्केट के अंदर में वो फिर से आपको जगाने पड़ेंगे ट्रेड को लेकर। तो प्री कोविड स्टेट ऑफ नेशन इज नेसेसरी। अब इसके लिए क्या जरूरी होगा? इसके लिए जरूरी हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही एक सॉल्यूशन देगा। वो एक एटीट्यूडल यानी एक साइको एनालिसिस जो होती है, एक साइकोलॉजी जो होती है, वो एक आपका एटीट्यूड, आपका एक बिहेवियर चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी भी अच्छे से याद है, जब लॉकडाउन लगा था और मैं अपने माता जी को लेके गया था, तो उस वक्त मार्च के समय में ना लॉकडाउन जब एकदम से लगा, सब बिल्कुल भयभीत थे, कोई बाहर निकल ही नहीं रहा था, तो सब एकदम से भयभीत थे। मैं अपनी माता जी को एक पास के ग्रोसरी स्टोर में ले गया, तो वहां पर पूरा स्कैनिंग वगैरह का सब था, तो उनका स्कैन किया उन्होंने, थर्मल स्कैन किया और फिर उनको एंट्री दे दी कि आप जा सकते हैं। अब जब वापस हम घर आए तो मेरी जो माता जी हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो कहने लग गए कि मेरे को तो कुछ नहीं है, मेरे को तो कोरोना नहीं है, देखो उसने मुझे चेक किया, मुझे कोरोना नहीं है। तो ये एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल एटीट्यूडल चेंज लेके आता है। तो अगर वैक्सीन आ जाएगी तो भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन एक एटीट्यूड जरूर चेंज हो जाएगा कि चलो भाई अब तो वैक्सीन आ गई है, अब राहत है, राइट। तो ये करना भी जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इज ऑल्सो नेसेसरी। साथ ही साथ और क्या चाहिए? गवर्नमेंट को जरूरत है कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे अपना, ये बहुत ही हाईली जरूरी है। ये आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी में इसको कवर अप करेंगे। गुड ग्लोबल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेड एंड ग्रोथ, उससे क्या होगा? उससे जो आपके एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेंगे, कि कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्ट्स में सर्ज भी तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट होता है। तो अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जैसे भी कल की खबर आई है कि यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स को यूरोप ने मना कर दिया है, क्यों? क्योंकि एक नया वेरिएंट अब कोविड में दिखा है। तो फिर ये गुहार लगाई गई है सरकार से, भारतीय सरकार से, कि आप भी सारी फ्लाइट्स जो यूके से आ रही हैं उस मिस्टेक को आप दोबारा मत दोहराइए, सबको बंद कीजिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल एक सिरे से खारिज कीजिए इन सब चीजों को। तो कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो भी, उसकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से एक ये सारे फैक्टर्स हैं जो 8% के ग्रोथ रेट में आपको मदद करेंगे। अब ग्रोथ जो है वो दो टाइप की है। एक है कंजम्पशन ड्रिवन, राइट। जैसे मान लीजिए आप पहले कुछ ठेले पे खाते थे, आज आप मैकडी में खा रहे हैं, कंज्यूम ही तो कर रहे हो ना, लेकिन लेवल बढ़ गया है तो ग्रोथ हो गई है आपकी। अब आप वो ठेले पे ना खा के अब आप मैकडी में आराम से बैठ के खाते हैं, सबवे में बैठ के आराम से खाते हैं, दैट इज कंजम्पशन ड्रिवन। एक है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, राइट। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, इन्वेस्टमेंट करना। और सबसे ज्यादा जो फैक्टर 8% मेंटेन करेगा सी रंगराजन के अकॉर्डिंग, वो है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो फॉल हो गए हैं, वो हम आगे देखेंगे, आने वाली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट रेट किस तरीके से फॉल हुए हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है 2021 में, राइट। आगे चलते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी को लेके वो बात कर रहे हैं, तीसरा पहलू, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो 2020 की जो मॉनेटरी पॉलिसी देखी गई वो एक अकोमोडेटिव पॉलिसी थी, क्योंकि अनसर्टेन स्टांसेस थे, आरबीआई को ऑब्वियसली कम करने ही थे रेट, क्योंकि कुछ था ही नहीं सामने, और वो ताकि लोग स्पेंडिंग करें, मार्केट में वो कॉन्फिडेंस बना रहे, उन्होंने एलटीआरओ ऑपरेशन जारी किए, एक नहीं बल्कि दो जारी किए, लेकिन उससे भी काम नहीं बढ़ा। मतलब कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स और हालात खराब थे। अब अकोमोडेटिव पॉलिसीज किस तरीके से थी? क्योंकि पॉलिसी रेट्स जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनको आपने कम किया,
प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी बाय मीन्स ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस लाइक मोरेटोरियम आपने दिया ताकि लिक्विडिटी इंजेक्ट हो मार्केट के अंदर में। अब क्या है कि लिक्विडिटी इंजेक्ट भी हुई, मनी सप्लाई भी 12-12.5% से इंक्रीज हुई, लेकिन ज्यादा लिक्विडिटी क्या कर देती है, ज्यादा लिक्विडिटी फिर इन्फ्लेशन का खतरा पैदा कर देती है। ज्यादा अगर मॉनेटरी सप्लाई आप करेंगे तो इन्फ्लेशन का खतरा पैदा हो जाता है। अब अगले साल में क्या करना है कि ये जो मीटिंग अभी बैठेगी, कमेटी आगे बैठेगी, तो हम आपके लिए करंट अफेयर तो लेके आते रहते हैं, उन सब पे भी नजर बनेगी हमारी। तो आने वाली जो मीटिंग्स होगी इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ रेट हमें कितना चाहिए 2021 में 8% का, तभी हम ट्रैक पे वापस आ पाएंगे। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि 2022 में हम ट्रैक पकड़ लें। फिर तो ये आप मान के चलिए कि 2022 से गया आप 2023 में ट्रैक। और अगर पॉलिसीज और जो अभी सोशल कोहेजन और सोशल हार्मोनी की जो धज्जियां उड़ रखी हैं अभी सोसाइटी के अंदर में, तो इससे तो लग रहा है कि 2024 भी चला जाएगा। तो इसको लेकर काफी सारी चीजें शामिल हैं। तो समझ सकते हैं आप कि कितने मतलब डीप लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, कितने स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे साथ, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉशियस रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आज के लिए आपका पहला सवाल, आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। ये आपका पहला सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं। दूसरा ये, इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ये भी आप बता दीजिए। तो दो सवाल मैंने आपसे पूछे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, आप बताइए। साथ ही साथ तीसरा सवाल एक और पूछ लेता हूँ, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट बताइए मुझे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेपो रेट। आगे चलते हैं। अब बजट 2021, अब इस बार का जो बजट है उस पर निगाहें सबकी रहेंगी, आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट तक सबकी निगाह रहेंगी, क्योंकि सबको इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि ये सरकार जब से आई है इन्होंने एक्सपेंडिचर जो है बिल्कुल कंट्रोल में कर रखा है, खर्चा बहुत ही कम इन लोगों ने किया है कैड को मेंटेन करने के लिए, राइट, करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए। तो इस बार सरकार पे नजरें रहेंगी सबकी। तो स्टिमुलस पॉलिसीज इन्वॉल्विंग हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी द सॉल्यूशन फॉर अरेस्टिंग द कॉन्ट्रैक्शनरी मोमेंटम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्या चाहिए होगा, तो ये चाहिए होगा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो अपना केपेक्स बढ़ाए, केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाए हर हाल में, फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस लेके आए, लोगों के हाथों में पैसा दे ताकि स्पेंडिंग जो है वो बढ़े और मार्केट का सेंटिमेंट्स और बढ़े। तो यही एक तरीका है जिससे आप मार्केट में दोबारा से कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हो और वो जो पहिया है वो आप सही से घुमा सकते हो, राइट। फॉर दिस गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या करना चाहिए, अब साथ ही साथ अब इतना भी आप मत कैपिटल एक्सपेंडिचर में चले जाओ कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसे एक्सीड कर जाओ, उसको भी आपको सही लेवल पे मेंटेन रखना है। मतलब आपको पूरा एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी, किसकी मीटिंग हुई थी, एफएसडीसी की मीटिंग हुई थी, उन सब में भी इन चीजों का जिक्र किया गया होगा। तो अब से लेकर आप जितने भी खबरें अगर आप देखेंगे, अगर एक तरीके से किसान आंदोलन को अगर साइड ऑन करें, तो जितनी भी खबरें आप देखेंगे सब इकोनॉमी रिलेटेड अब होने वाली है, क्योंकि बजट आने वाला है, सबकी निगाहें उस पर हैं। तो अब बने रहिए हमारे साथ, हम भी आपके लिए कुछ ऐसी इकोनॉमिक मजेदार खबरें लेके आएंगे। बोरिंग तो नहीं है, मजेदार है पूरा। तो क्या है कि फिस्कल डेफिसिट को भी जो है वो कम करना शुरू करना चाहिए गवर्नमेंट को। फुल एनालाइज्ड एंड डिटेल इन्वेस्टमेंट प्लान, देखिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ आपको ये रेट याद है, ग्रोथ कितने तरीके की, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन चीजें जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट प्लान आप डिटेल तैयार कीजिए एनालाइज के साथ, फुल एनालिसिस के साथ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि उनको पूरा बेनिफिट मिले और इकोनॉमी को समहाउ रिवाइव किया जाए। एंड द लास्ट पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट बात करते हैं, ये जो ग्लोबल इम्बैलेंस है और वहां पे जो सेंटिमेंट्स है ग्लोबली, उसको क्या करना है, फोकस ऑन ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रेट तो हो गए हैं बहुत डाउन, 2011 में 38.9% थे और अब ये 2018-19 में 32.2% हो गए हैं। तो सरकार को, भारतीय सरकार को जरूरत है इसको उठाने की, निवेश को उठाने की। स्ट्रॉन्ग एफर्ट मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन इंडिया। अब इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक फैक्टर्स से ही जुड़ी हुई हैं, वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कितना आपकी सोसाइटी में सोशल हार्मोनी है। अब लगातार पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले सीए के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ, फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अगर ये सेंटीमेंट और ये हालात बने रहे तो एक वो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट नहीं बन पाएगा भारत के अंदर में, और इस बात को हर कोई समझता है। तो इसीलिए रंगराजन जी का कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम कीजिए इकोनॉमी और ग्रोथ से रिलेटेड मुद्दों पे। आप अभी ये फिलहाल के जो रिफॉर्म्स है, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे आप बिल ले आइए, कोई जरूरत ही नहीं था। अब आपके जो फिगर्स आ रहे हैं वो अब अपस्विंग मोड में आ रहे हैं,
तो आप उससे रिलेटेड कोई रिफॉर्म लेके आए ना, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स आप लेके आइए, हेल्थ पे आप बातें कीजिए, हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आइए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी धज्जियां उड़ी कोविड-19 में, इस पे आप फोकस कीजिए। एजुकेशन को आप रिफॉर्म्स कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन उतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। डिजिटल इंडिया को लेके जो पीएम वानी का आपका स्कीम आया है बहुत ही बेहतर है, आप उसको प्रमोट कीजिए। आप इन चीजों पे आइए, ना कि आप ये एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड आप इन सब मुद्दों में घुसते चले जाइए। हालांकि वो भी जरूरत है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, आपने मेरे साथ एक हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज किया हुआ है, मैंने उसमें आपको साफ साफ बताया था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन थे ना, तभी भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 4.8% ही थी। आप कितना भी हद मार लो, 5.5 से आप ऊपर जा नहीं पाओगे इस सेक्टर में, और 45% पीपल आपके इस एग्रीकल्चर सेक्टर में फंसे हुए हैं। तो अब जरूरत क्या है? जरूरत है शिफ्ट करने की। शिफ्ट करने के लिए स्किल चाहिए, स्किलिंग है नहीं, तो स्किलिंग पे ही तो काम करना है ना। यही तो सी रंगराजन जी कह रहे हैं कि आप कोर मुद्दों पे ही ध्यान दो ना, आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, राइट। तो इसलिए एक इन्वेस्टमेंट का आपको अगर बनाना है, इन्वेस्टमेंट रेट को अगर उठाना है, तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सोशल हार्मोनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल कोहेजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज चीजें खराब हो जाती हैं। और कुछ इनिशिएटिव जैसे कि NIF, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाए। अब रिफॉर्म्स के नाम पे सिर्फ काम नहीं होता, ये किसान आंदोलन में दिख चुका है। सरकार रिफॉर्म के नाम पे बिल लेके आई, पूरे आंदोलन हो रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। सी रंगराजन जी का ऐसा कहना है, मेरा नहीं कहना है। किसका? तो रिफॉर्म के साथ साथ अब क्या चाहिए? प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, सीक्वेंसिंग चाहिए, कंसेंसस बिल्डिंग चाहिए, और इक्वली ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जिस तरीके से ये ग्रोथ होंगी, तो जैसी एक बार आपके पास, मैंने आपको बताया था ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, जैसी ही आपकी ग्रोथ होगी, तो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें भी धीरे धीरे सुधरेंगी। तो गवर्नमेंट को काम इस पर करना चाहिए। अब गवर्नमेंट इस पे कितना काम करेगी, ये आने वाले समय में हम देखेंगे, राइट। लगे हाँ तो दोबारा मैं वो एक स्लाइड आपको दिखा दूं कि व्हाट इज कैपेक्स। आज कैपेक्स हमने बहुत बातें की कि गवर्नमेंट को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। तो क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? मनी स्पेंट ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एज वेल एज शेयर्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बेसिकली फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये होता है कैपेक्स, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि इसका एक हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, और किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए जो सी रंगराजन जी की तरफ से एक जो इंपॉर्टेंट मुद्दा हमें दिखा, वो ये दिखा कि गवर्नमेंट को सम हाउ मस्ट रेज देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ब्रिंग सम फिस्कल इनिशिएटिव्स एंड टोटली फोकस ऑन द कोर इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि अब यही है जो है, अगर आप इकोनॉमी के मुद्दे से अब हट गए तो हट गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर जो देश है वो पीछे चला जाएगा, और पीछे जा ही चुका है, आगे अब ले जाने की बात है। तो हमने पहले ही कहा था आज हम पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव रह के बात करेंगे। तो सारी पॉजिटिव बातें हमने की कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है। सी रंगराजन जी के सारे व्यूज हमने देखे। कैसा लगा आपको सेशन, जरूर बताएं, राइट। ऐसे कुछ सेशन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा जो बिल्कुल डीप एनालिसिस और ऐसे ही बिल्कुल पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो इसको पढ़ने में और सुनने में अपना ही एक अलग मजा है। तो मिलेंगे ऐसे ही अगले किसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।